हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे BPCS 184 स्कूल साइकोलॉजी ब्लॉक 4 यूनिट 7। हमने पिछले यूनिट में पिछले वीडियो में हमने यूनिट 6 के बारे में बात किया था, जिसमें हमने बहुत सारे बच्चों के जो डिसऑर्डर्स जो प्रॉब्लम फेस करते हैं हमने उन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम यूनिट 7 में रिफिल एंड थेरेपीज फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स के बारे में बात करेंगे। मतलब बच्चे और बड़ों जो एज होती है तो उसमें उनको हम जो थेरेपी होती है, असेसमेंट्स हो गए, उनको जो हम टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं उनके लिए, तो हम उन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से असेसमेंट उनके होने चाहिए, रिफिल होने चाहिए, जो हम बच्चों के प्रॉब्लम्स, इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। तो इसमें आपके टोटल 4 टॉपिक्स आज इसमें रहेंगे, तो हम वो कवर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा इंट्रो देखते हैं कि इस यूनिट में है क्या। तो बच्चों का जो बिहेवियर होता है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है उनके मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ के स्टेटस से। मतलब जिस वो स्टेटस में होते हैं उसी का रिफ्लेक्ट होता है उनका बिहेवियर। अब जैसे कोई बच्चा परेशान है, उसे भूख लगे है, चलो मान लेते हैं उसको भूख लगी है, तो वो भूख लगी है तो उसका क्या होगा कि उसको बस कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। अगर उसको कुछ नहीं मिलता है तो वो रोने लग जाता है या मम्मी से जाके बोलता है मेरे को भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। तो मतलब उनका जो फिज़िकल एंड मेंटली जो उनका स्टेट होता है ना, लाइक उनके जो भी चीज़ें चल रही होती है वो उनका रिफ्लेक्ट होता है किस चीज़ में, उनके बिहेवियर में। जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इमोशनली एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, एंड स्पेशली जैसे एजुकेशन के उसमें, जो कि एकेडमिक करियर में, लाइक हम जब देखते हैं कि बच्चे जब बड़े होते जाते हैं तो उनके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। एंड ये चीज़ प्रेशर कौन देता है? बाहर से लोग ही देते हैं ना। कोई बाहर पड़ोसी वाले हो गए, वो ज़्यादा प्रेशर करते हैं कि बेटा तेरे तेरे को इतने कम मार्क्स कैसे आए हैं। घर वाले हमें प्रेशर देते हैं, तो वो इमोशनली एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। कई बार कुछ ऐसे हो जाते हैं रिलेशनशिप में या दोस्तों में, जहाँ पे उनको जिनसे वो दोस्ती करना चाहते हैं या जिनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, वो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए कई बार ऐसे बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें कर लेते हैं। और इस एज में जो एज चल रही होती है बच्चों की, तो उसमें बहुत सारे बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, जो ये दारू पीना या घूमना फिरना, मतलब ये उल्टे सीधे काम में जो होते हैं बच्चों के, वो सब भी मतलब एक चांसेस हो जाते हैं कि उस एज में काफ़ी हद तक कुछ बच्चे उसमें चले जाते हैं। तो ऐसे ही ये सारी एक्टिविटीज़ जो स्कूल के बाहर भी होती हैं, स्कूल के कुछ अंदर भी होती हैं, तो उन सारी एक्टिविटीज़ को रिलेटेड हम आज इसमें बात करेंगे। और ये सब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि बच्चों एक इमोशनली एंड बिहेवियर प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम कैसे ट्रीट करें। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको मतलब हमें इतना क्लियरली लाइक समझ नहीं आता कि वो सच में इमोशनली लाइक वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है या कुछ बिहेवियर चेंज है। मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं जो हमें उनके बिहेवियर से कुछ आइडिया लग पाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है ना, मतलब बहुत ज़्यादा देखने को हो जाती है। तो इसलिए आज हम उसी से रिलेटेड बहुत सारे असेसमेंट्स, बहुत सारे टेस्ट एंड बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो असेसमेंट एंड रिफिल ऑफ चिल्ड्रन विद इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स के बारे में हम देखेंगे। तो बच्चों की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है वो उनके डेवलपमेंट प्रोग्रेस से अकॉर्डिंग होते हैं। लाइक जैसे जैसे मतलब बच्चे बड़े होते जाते हैं, जो उनके स्टेज आती है, तो उसमें क्या है ना कि उसके अकॉर्डिंग उनकी कुछ स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, कुछ वीकनेस भी आती है। मतलब दोनों पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि
हर चीज़ में सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। कोई फुटबॉल में अगर अच्छा है तो कोई बास्केटबॉल में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है तो कोई गेम्स में, या फिर म्यूज़िक में, या ड्राइंग में, या स्केचेस में, या फिर खेलने में, लाइक किसी भी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो सकते हैं कि उसमें बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे ही बच्चों का क्या है ना, कि बच्चों का हमें देखना पड़ता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, किस चीज़ में उनकी सबसे ज़्यादा पकड़ है, कि हाँ इसमें इस बच्चे की इतनी पकड़ है कि ये इसमें कामयाब हो सकता है, एंड इसमें ये फेल हो सकता है। तो ये हमें पता चलता है जब वो बढ़ते जाते हैं, लाइक इस स्टेज पे आके हमें पता चल जाता है। और ऐसे ही बच्चे ना बहुत ज़्यादा मतलब होता है कि मतलब ऐसा होता है ना कि हम बच्चों को देखते हैं कि वो स्कूल के जो उनके होमवर्क्स हो गए, या जब इनमें वो जब सक्सेस नहीं हो पाते तो उस वजह से बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। स्पोर्ट्स हो गए या एक्स्ट्रा सर्कुलर हो गया, ऐसे रिलेशनशिप नहीं है उनके इतने, तो उसी वजह से बहुत सारे उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो अकेले हो जाते हैं। और अकेले होने में कितनी तकलीफ़ होती है ये तो काफ़ी लोगों को पता होगा। तो ऐसी बहुत सिचुएशंस होती हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला तो पॉइंट इसमें ये आता है, रिफ़िल एंड प्री रिफ़िल। तो रेफरल मतलब कि इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जो असेसमेंट का प्रोसेस होता है वो डिज़ाइन किया जाता है कि हम बच्चों की जो इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करते हैं, और तब हम उसको जज करते हैं कि किस तरीके से हमें उस बच्चे की हेल्प करनी चाहिए, किस कंडीशन में है और किस तरीके से हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर हम कुछ इंटरवेंशन डेवलप करते हैं, और कुछ ऐसे डेवलपमेंट और लर्निंग प्रोग्राम्स हम सेटअप करते हैं ताकि बच्चा उससे सीखे। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहा होता है, तो उसके लिए हम बहुत सारे, मतलब सबसे पहले तो ये होता है कि हम उसको पहले हम उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, लाइक इंफॉर्मेशन जितनी भी हो सकती है सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, ताकि हमें एक आइडिया लगा सकें कि ताकि उसको किस चीज़ में हमारी हेल्प चाहिए, मतलब किस तरीके से हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, एंड किस तरीके से हम उसको जो लर्निंग चीज़ें होती हैं और जो डेवलपमेंट प्रोसेस होते हैं उसको हम डेवलप कर सकें। तो ये हमारी हेल्प करता है। इसमें फैमिलीज़ का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रह जाता है, क्योंकि बच्चों का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में वे हमें ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, लाइक उनको ज़्यादा पता होता है, एंड स्पेशली उनको बच्चों को किस टाइम पे कौन सी नीड चाहिए होती है, कौन सी ज़रूरत होती है वो उनको पता होती है, और किस चीज़ की मतलब कैसे ज़रूरत पड़ सकती है वो उनको बहुत अच्छे से पता होती है। एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कैसे वो अपनी डेली लाइफ में सॉल्व कर सकते हैं वो पेरेंट्स के ऊपर भी होता है, क्योंकि एक अगर आपका फैमिली जो एनवायरनमेंट है वो अगर एक पॉजिटिव वे है तो उनका जो स्ट्रेस होता है बाहर की वजह से, लाइक आपके स्कूल के या कॉलेज के या ऑफिस से, तो उसका जो घर पे जब आते हैं तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देख के वो हैप्पी हो जाते हैं, एंड जो स्ट्रेसफुल जो डे होता है वो रिलीज़ हो जाता है, तो उस वजह से उनको स्ट्रेसफुल इतना नहीं रहता। तो इसमें पहला ये होता है कि जो बच्चा होता है वो हाइपर एक्टिव, हमने देखा था कि हाइपर एक्टिव भी हो जाते हैं, एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। एंड ऐसे ही बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो क्लासेस लाइक में जाने के लिए बहुत घबराते हैं, लाइक उनको बहुत डर लगता है, ऐसी प्रॉब्लम भी बहुत होती है। और रिसेंटली लाइक फैमिली में अगर कोई कन्फ्लिक्ट्स हो रहे, लाइक फैमिली में अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उसका असर बच्चों के ऊपर भी होता है, क्योंकि वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि पेरेंट्स किस तरीके से फ़ाइट कर रहे हैं, एंड उसकी वजह से वो उन दोनों को लेके कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसके किसके साइड लूँ या किसको साथ में रखूँ, मुझे दोनों ही चाहिए, क्योंकि एक बच्चे को दोनों ही पेरेंट्स चाहिए होते हैं, मम्मी भी और पापा भी। तो उनके लिए बहुत कंसंट्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता है कि वो किस तरीके से कंसंट्रेशन करे चीज़ों पे, कैसे अपनी पढ़ाई पे करे। तो ये सारे होते हैं चिल्ड्रन प्रॉब्लम्स में ना। सबसे पहला होता है कि डेवलपमेंटल कंडीशन और डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सोसाइटी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हमें बहुत फेस करने होते हैं। सोसाइटी का क्या है, सोसाइटी लाइक एक ऐसा है कि उसे हमें ना ऐसा बोल सकते हैं कि ये ना मतलब वो है जो अच्छे खासे इंसान को भी ना पागल कर सकते हैं।
क्योंकि बच्चों के मतलब घर वालों के ऊपर इतना प्रेशर नहीं, घर वाले इतना प्रेशर नहीं देते हैं कई बार जितने सोसाइटी वाले हमें प्रेशर कर देते हैं कि तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो, तुम तो ऐसे ही घूम रहे हो, तुम्हारे तो इतने कम मार्क्स है, तुम्हारा तो ये है वो है, मतलब ऐसे प्रेशराइज कर देते हैं ना कि बच्चों के इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उस चीज़ को लेके, वो इतना डिप्रेस हो जाते हैं ना बहुत हद से ज़्यादा। एंड फैमिलीज़ का भी, कुछ फैमिलीज़ ऐसे होते हैं और कुछ बहुत अच्छे होते हैं। स्कूल में भी कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों में अनफेयर करते हैं कि ये कमज़ोर है तो इसके ऊपर इतना फोकस नहीं करना, जो अच्छा है उसके ऊपर फोकस करना है, मतलब बहुत मतलब इक्वालिटी नहीं दिखाते हैं, वो चीज़ें बच्चे फेस कर रहे होते हैं। अब उसके बाद हमें एक डायग्राम है जिसमें हमें बताते हैं कि अगर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि एक बच्चे को रेफरल की ज़रूरत है, मतलब असेसमेंट या फिर कुछ टेस्ट वगैरह किस कैसे ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स को, मतलब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। कुछ टीचर्स हो गए या आपके प्रोफेशन हो गए जो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम, कि मतलब वो किस फैक्टर से, मतलब किस चीज़ से निकल के आई है वो प्रॉब्लम, किस तरीके से आई है, किस तरीके से बच्चे की परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट डाल रही है, वो चीज़ देखनी पड़ती है। फिर हम कंपैरिजन करते हैं बच्चों के साथ जो उनके सेम एज में होते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद हमें उसके मतलब ड्यूरेशन का या प्रिवेंशन का या सिवियरिटी का लाइक हम ये चेक करते हैं कि वो किस तरीके से मतलब कर रहा है, लाइक उसी टाइम पे वो बच्चा सेम वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, या वो कर रहे हैं, तो उसके बाद रेफरल रिकमेंडेड होता है कि हाँ ये ठीक है, हम इसको ये वाली चीज़ें असेसमेंट करके लाइक इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके। फिर उसके बाद आता है फॉर्मल रेफरल। फॉर्मल रेफरल में क्या है ना कि जो असेसमेंट होता है वो एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा स्पेशली एजुकेशन के लिए होता है। उसका रीज़न ये है कि उसमें डेवलपमेंट हो गया, बिहेवियर हो गया, और इमोशनल प्रॉब्लम्स के साथ साथ ऐसा होता है कि उसकी जो भी ये जो मतलब डेवलपमेंट प्रोसेस हो गया और इमोशनल और बिहेवियर जो ये प्रॉब्लम होती है, इन सबको वो एक एवलेट करके प्रोसेस करता है। मीन्स कि जो भी हम असेसमेंट या एवोल्यूशन टूल्स को यूज़ करते हैं उसमें क्या है ना कि हम बच्चे की इंटेलिजेंस और अचीवमेंट का एक टेस्ट करते हैं, वो मतलब वो टेस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। क्योंकि जितने भी असेसमेंट टेस्ट होते हैं वो सारे सोशल कॉम्पिटेंसी भी हो सकते हैं, पेयर रिलेशनशिप भी होते हैं जिसमें हम उनके इंटरव्यूज़ वगैरह लेके कर सकते हैं। सेल्फ रिपोर्ट हो गई, सेल्फ रिपोर्ट मतलब आपने खुद उस बच्चे के बारे में ऑब्ज़र्व किया है, बाहर इधर उधर पूछा है जाके उसके बारे में, उसके फैमिली फ्रेंड्स कॉलेज या क्लास में टीचर्स, मतलब सबसे पूछा है, फिर आपने सेल्फ रिपोर्ट बनाई है। बिहेवियर रेटिंग देना, स्केल देना, फिर डायरेक्ट बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, मतलब एक हम डायरेक्ट खुद बच्चे को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हर एक चीज़ को, ये सारे हम इसमें करते हैं। तब हमें पता चलता है कि हाँ हमको बच्चे के ये चीज़ें हमें पता है, ये नेगेटिव चीज़ें हैं, ये गलत है, ये बिहेवियर गलत है, तो तब हम जाके उसको एक बेटर अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और कुछ टेस्ट है जैसे FBA और BASC। FBA हो गया आपका फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, और BASC हो गया बिहेवियर असेसमेंट सिस्टम फॉर चिल्ड्रन। उसके साथ साथ कुछ असेसमेंट टूल्स भी हैं, जैसे कि हमें पता है कि फॉर्मल रिफल हमारा इसके अंदर ये इंक्लूड होता है कि एक बच्चे का बिहेवियर उसके फ्रेंड्स टीचर्स फैमिली मेम्बर्स के ऊपर किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है, एंड टीचर्स का बिहेवियर किस तरीके से बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, ये चीज़ें हमें ऑब्ज़र्व करनी होती है। क्योंकि हमें पता है कि बच्चों का जो टीचर्स किस तरीके से बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ये देखना भी ज़रूरी है, और बच्चे भी किस तरीके से दूसरों के साथ बातें करते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम इनको भी देखें। ऑब्ज़र्व करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्कूल बेस्ड रिमिडियल प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन। अब इसमें क्या है कि स्कूल और चिल्ड्रंस मतलब सॉरी स्कूल और जो टीचर्स होते हैं उनकी क्या स्ट्रेटजीज होती है, उनकी यही होती है ना कि बच्चों का जितना हो सके उनकी प्रॉब्लम्स को कम करना, और
उनका जो इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं स्कूल में, क्लासरूम में या फिर इंडिविजुअल लेवल पे भी, उन सबको कम करना। तो इसमें कम करने का सबसे पहला पॉइंट आता है पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट फ्रॉम चिल्ड्रंस टीचर्स इन क्लासरूम। तो देखो, अब सिंपल सी बात है, ये तो बहुत मतलब हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं ये चीज़ कि एक पॉजिटिव बिहेवियर लाइक तब हो सकता है ना जब एक क्लासरूम में टीचर्स का बिहेवियर पॉजिटिव हो। क्योंकि एक टीचर के ऊपर भी डिपेंड हो जाता है कि वो किस तरीके से बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं, उनकी पढ़ाते हैं, किस तरीके से वो उनको मतलब मोटिवेट करते हैं, किस तरीके से पढ़ाते भी हैं। लाइक पढ़ाने का तरीका भी एक अलग ही हो जाता है। तो वो किस तरीके से क्लासरूम को मैनेज कर रहे हैं, उनके किस तरीके से मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशन जो क्रिएट किया जाता है क्लासरूम में, वो किस तरीके से कर रहे हैं, वो किस तरीके से बात करते हैं, और किस तरीके से बच्चों को लाइक एक्टिविटीज़ में किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब देखी जाती हैं। एंड ये सारी चीज़ें, और कई बार होता है ना कि रिवॉर्ड्स भी देना इम्पॉर्टेंट हो है ताकि उनसे ना बच्चों को मोटिवेशन मिलती है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अगर आप मुझे पॉजिटिव कमेंट्स मतलब मुझे जो भी आप मतलब फील कर रहे हो वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद, तो आप मुझे कमेंट्स करते हो तो मुझे एक रिवॉर्ड ही मिलता है वो एक तरफ से। क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि हाँ अब आप सबको समझ में आ रहा है। मैं जिस तरीके से समझा रही हूँ, आई होप कि वो आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो वो मुझे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बता देते हो हाँ मैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो उससे मुझे ना एक पॉजिटिव पॉइंट मिलता है एंड फिर मुझे और मोटिवेशन भी मिलती है कि मैं आगे और वीडियोस भी बनाऊं। तो यही हो जाता है कि ये एक रिवॉर्ड की तरह ही हो जाता है कि बच्चों को रिवॉर्ड्स भी हमें देने चाहिए ताकि उनको एक मोटिवेशन मिले, एक तरीके का लाइक उनको वो किक मिलती है कि जिससे वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, ये हमारी हेल्प करता है एक पॉजिटिव फिज़िकल एनवायरनमेंट मेंटेन करने में, रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाता है, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या जो एक्सेप्टेशंस होती हैं बच्चों की, वो फुलफ़िल करने में हमारी हेल्प करता है। कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो हम डे बाय डे लाइक डे में हम एक्टिविटीज़ को बना सकते हैं, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ प्रोग्राम्स हम सेटअप कर सकते हैं ताकि बच्चों को एक्टिविटीज़ में भी बहुत मज़ा आता है। जो कि एक जो प्रैक्टिकल बच्चे होते हैं ना, मतलब प्रैक्टिकल इन द सेंस कि मतलब जो पढ़ाई के साथ साथ जिन्हें खेलना कूदना या फिर कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ या साइंस लैब में या फिर ड्राइंग्स में, ऐसे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, खाना बनाने में, ये बहुत एक्टिविटीज़ काफ़ी स्कूलों में होती हैं। तो उन एक्टिविटीज़ से ना बच्चों को एक ना मतलब मज़ा आता है। तो वो प्रोग्राम्स भी कई बार सेटअप करने होते हैं। और ऐसे ही मतलब एक क्लासरूम में ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए पॉजिटिव वे में ताकि बच्चों को एक सबको इक्वल लगे कि हाँ सब मैं हम सबको अच्छे से ट्रीट कर रही है। तो वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। तो ये है। अब उसके बाद सेकंड आता है इंटरवेंशन टू रिड्यूस एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। अब इसमें क्या है ना कि टीचर्स एंड प्रोफेशनल जो है वो ये करते हैं ना कि जो भी मतलब बिहेवियर मतलब आपका जो मतलब गुस्से वाला हो गया या जो आप चिल्ला के ऐसे रूड वाला जो बिहेवियर बनाते हो, लाइक बात करते हो, उसको कम करता है। लाइक उसको जितना हो सके उसको हटाने की कोशिश करता है और एक पॉजिटिव बिहेवियर लेके आता है। लाइक जैसे हम तमीज़ से बात करना, जो जैसा बात करना है उसको वैसे नॉर्मल तरीके से बात करना, एक स्माइल के साथ, एंड वो सामने वाला जो बोल रहा है वो भी सुनना, फिर उसके बाद अच्छे से जवाब देना। लाइक उन सब चीज़ों को वो प्रोवाइड करता है। एंड जो मेल अडेप्टिव बिहेवियर हो गए जिसमें हम चिल्ला के या रूड होके या ऐसे सैड होके हम बात करते हैं, वो उसको हटाता है। और नेगेटिव रेनफोर्समेंट में क्या है ना कि ये हमारे बिहेवियर जो डिसलाइक बिहेवियर होता है उसको रिमूव करता है एंड एक मतलब जो डिज़ायर्ड बिहेवियर होता है उसको इंक्रीज़ करता है। और ये मेथड हम सबसे ज़्यादा यूज़
टीचर्स के द्वारा होता है, ताकि वो जो भी बच्चों की प्रॉब्लम होती है बिहेवियर प्रॉब्लम जो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको कम करने की कोशिश करते हैं या फिर उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। वो ये करते हैं कि उस प्रॉब्लम को जितना हो सके आइडेंटिफाई करके उसको ख़त्म करे। कुछ टेक्निक्स होती हैं जो वो डिज़ाइन करते हैं और उस तरीके से प्रॉपर तरीके से उसको यूज़ करते हैं, और जो अनडिज़ायरेबल जो चीज़ें होती हैं उनको हटा के एक प्रॉपर बिहेवियर जो स्ट्रक्चर होता है, लाइक हमें जिस तरीके से बिहेव करना होता है वो एक बना देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। और इफ़ेक्टिव तरीके से पनिश करना, और किस तरीके से पनिश करना है ताकि उसको बुरा भी ना लगे और वो उससे सीख भी ले, तो वो चीज़ें भी आइडेंटिफाई करनी होती है। तो ये कुछ ऐसे तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूजिंग आर्ट एंड प्ले थेरेपी। आर्ट थेरेपी मतलब ये है कि एक इस तरीके का फॉर्म हम मतलब बनाते हैं थेरेपी का, कि जिसमें हम मतलब एक इमेजिनेटिव हो, मतलब इमेजिन करना, क्रिएटिव, लाइक ड्राइंग, पेंटिंग, आर्किल पेंट, वाटर कलर, वर्किंग क्ले का कुछ करना। लाइक सिंपल सी बात है कि क्रिएटिविटी क्या होती है। क्रिएटिविटी मतलब आपके अंदर सारी चीज़ें, लाइक आर्ट मतलब आपके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ है, मतलब जो भी आप क्रिएट कर सकते हो, लाइक आपका अंदर कहते हैं ना कि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएटिविटी होती है कि वो उसमें बहुत परफेक्ट होता है, बट उसको वो क्रिएटिविटी ना बहुत कम लोगों को पता चल पाती है अपनी, और बहुत कम लोगों को पता चल जाती है, तो वो उस पर काम करते हैं। काम करना भी और ना करना भी बहुत कम लोगों में होता है। मतलब क्रिएटिविटी लाइक जो हो जाती है ना वो बहुत कम लोग करते हैं, और जिन जिन लोगों को पता चलने के बाद भी कुछ लोग उस पर काम नहीं कर पाते हैं। उसमें से एक मैं भी हूँ। मेरी ड्राइंग स्केचेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं बहुत अच्छे से बना भी सकती हूँ, बट वही है कि मैं उस पर काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं उस पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ, ना ही मैं उसमें अपना हाथ साफ कर पा रही हूँ, तो ये हो जाता है। बट इसमें अगर आप जाते हो तो वो बहुत अच्छा होता है। तो आर्ट थेरेपी मतलब एक डिफरेंट तरीके का आर्ट मीडिया, जिसके थ्रू हम क्लाइंट को एक्सप्रेस करते हैं वर्क के थ्रू, मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है, जो कंसर्न होता है, वो हम उनको दिखाते हैं और फिर उसको हम थेरेपी की तरह लेते हैं। मतलब फॉर आर्ट ये है कि बच्चों का भी एक ऐसा रूम होना चाहिए जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो दिए गए हैं वो इंक्लूड होनी चाहिए, जैसे कि वेल स्ट्रक्चर एंड थॉटफुली प्लान्ड आर्ट थेरेपी रूम। मतलब एक ऐसा रूम होना चाहिए वेल स्ट्रक्चर एंड थॉटफुली, मतलब उसको देखने के बाद बहुत सारे कुछ माइंड्स में पॉइंट्स आते हैं, मतलब जैसे एक पॉजिटिव वे में जो आते हैं ना कि हाँ इसको देख के लाइक एक कुछ आ रहा है दिमाग में या कुछ मन कर रहा है करने को, लाइक हो जाता है ना कुछ चीज़ें वो। तो एक साउंड प्रूफ भी रूम होना चाहिए ताकि बच्चे को बाहर से कोई भी आवाज़ आए या कुछ हो तो उसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। लाइट्स वगैरह लाइक वो सब चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। और एक ऐसा वॉश बेसिन होना चाहिए आर्ट एक्टिविटीज़ में, जिससे कि उसको क्लीन करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो, ज़्यादा टाइम ना लगे, बस जल्दी से इजली वो क्लीन अप हो जाए। और एक कंफर्टेबल चेयर एंड टेबल होनी चाहिए जिससे बच्चा बैठ के लाइक अपनी मर्ज़ी से लाइक वो खुद भी आके बोले कि नहीं मैं तो बेड पे नहीं, मैं तो अपनी स्टडी टेबल पे जाके पढ़ाई करूँगा, बस वो होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद आता है प्ले थेरेपी। प्ले मतलब कि एक फर्स्ट मेथड है जिसमें हम गेन करते हैं ट्रस्ट और एक बिल्ड रिलेशनशिप बच्चों के साथ बनाते हैं, एंड फिर उसके बाद हम कुछ टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं जिससे हम बच्चों की फीलिंग्स को और असेसमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। प्ले थेरेपी मतलब एक डायनामिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है एक बच्चों के साथ और थेरेपिस्ट के साथ, जिससे कि वो हमें प्रोवाइड करते हैं कुछ प्ले मटेरियल्स एंड फैसिलिटीज़, जिससे कि हम एक सेफ एंड रिलेशनशिप को हम डेवलप कर सकते हैं बच्चों के साथ, ताकि वो कुछ जो भी फील कर रहे हैं वो फुली एक्सप्रेस कर सके, और जो भी वो प्ले मतलब खेलना चाहते हैं या जो भी चीज़ें करना चाहते हैं वो अच्छे से ढूंढ सके, लाइक एक नेचुरल तरीके से, लाइक वो अपने बात कर सके ऑप्टिमल लेवल पे, और
वो ग्रोथ और डेवलपमेंट भी वो अचीव कर सके। लाइक ग्रोथ मतलब बढ़ना भी और चीज़ों को अचीव करना भी, वो सब चीज़ें कर सके। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब भी ये है कि हमें एक ऐसा रिलेशनशिप हमें क्रिएट करना चाहिए कि जिससे कि बच्चों के साथ हम हर एक चीज़, लाइक बच्चों के साथ है ना, हर एक चीज़ हम कर सके। लाइक उनके साथ खेल भी सके, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप भी बना सके, ताकि वो कोई भी माइंड में कोई भी लाइक नेगेटिव चीज़ें आई तो वो हमसे आके शेयर कर सके, और फिर हम उसको देख के हम उसको बता सके, खेल के बता सके, या कैसे भी मतलब हम उसको ओवरऑल हम उसको बता सके कि ये चीज़ है ना जो तुम्हारे माइंड में चल रही है, उसको हम हटा के ये चीज़ हम करेंगे तो उसको नेगेटिव चीज़ को उसको पॉजिटिव में चेंज कर देना, ये चीज़ है। एंड फिर वो बच्चा एक हाई अपने मतलब होता है ना कि बच्चा ग्रो करने लग जाता है और फिर डेवलप होता है, तो उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट्स आते जाते हैं। तो वो हमसे आके डिस्कस करे, फिर उसके बाद हम उन्हें सिखाए एक अच्छे तरीके से, डिफरेंट तरीके से, ताकि उनको वो चीज़ गलत भी ना लगे और वो सीख भी जाए कि ये चीज़ गलत है, और उसको वो छोड़ दे और फिर वो एक सही रास्ते पे चले। तो ये थेरेपीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए। तो ओवरऑल ये था आज का हमारा चैप्टर, एंड आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट या फिर कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, एंड नोट्स आपको जल्दी ही हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, एंड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट में हमारी हेल्प चाहिए तो वो अभी आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि बाद में हम फिर किसी सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एग्ज़ाम्स के टाइम पे हमें और भी बहुत सारे वर्क हो जाते हैं, तो हम नहीं कवर कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आपको किसी सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, एंड आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर पे। बाय बाय।